अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़लान है और मैं यहाँ यूबीएल को पायलट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, वो ये है कि यूबीएल एक बहुत बड़ा बैंक है जिसमें उनके मुताबिक वो 11 मिलियन कस्टमर से ज़्यादा को सपोर्ट कर रहे हैं। 1900 प्लस ब्रांचेज़ हैं, 2300 प्लस एटीएम्स हैं। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। फिर जो हमें यूबीएल टीम से मिल के पता चला कि ऑलरेडी इनके पास डेटा सेंटर्स हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस करते हैं। इनकी लॉगिंग होती है हर चीज़ की, ताकि आईटी ऑडिट कर सके अगर कोई सिस्टम फेलियर होता है। और इनके अपने कस्टम एआई मॉडल्स हैं जो कि यूबीएल टीम बना रही है, या तो बिल्ड करके या किसी के साथ पार्टनर करके। बट स्टिल रियलिटी ये है कि यूबीएल की जो ऑपरेशनल टीम है वो ओवर ऑक्यूपाइड है। यूबीएल स्टेट तो करता है कि हमारे पास जो भी क्वेरी आती है, कोई भी इशू आता है, वो हम 1 to 3 डेज़ के अंदर रिजॉल्व कर देते हैं मैक्सिमम। और बाकी जो एस्केलेशन है वो या जो टाइमलाइन है वो डिपेंड करती है केस की नेचर पे। बट जो माइनर केसेस हैं वो अभी भी यूबीएल 3 से 7 दिन तक का टाइम डॉक्यूमेंट कर रहा है अपनी वेबसाइट पे। तो हमारा बेसिकली जो प्रॉब्लम का कोर था वो यही था कि डिस्पाइट हैविंग इतना बड़ा डिजिटल आर्किटेक्चर और अभी भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उसमें जो फेलियर हमें पता चला वो ये कि जब तक तो चीज़ सिस्टम में रहती है तब तक यूबीएल एफिशिएंट है। लेट से मैंने एक पेमेंट की और पेमेंट यूबीएल से डिडक्ट हुई। अब जिस बैंक में उसे ट्रांसफ़र करना है, उस बैंक की जो रिसीविंग बैंक है, उसकी एपीआई पे टाइम आउट है तो पेमेंट रुक गई। अब कस्टमर को पता चला कि मेरी पेमेंट नहीं गई है, कस्टमर ने कंप्लेन लॉन्च की। अब यूबीएल की टीम इन्वेस्टिगेट करेगी, वो सारे सिस्टम लॉग्स देखेगी, पॉलिसीज़ देखेगी, एसओपीज़ देखेगी। उसके अंदर वो 3 से 4 दिन ले लेती हैं और उसी में एस्केलेशन होती है और वहीं पे कस्टमर फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो अगेन यूबीएल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बट वो फिर भी रिलाई कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कि इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो अभी भी उनकी डायरेक्टेड हैं, या रिलाई करती हैं उनकी मैनुअल ह्यूमन रिसोर्स पे। ये एक डिले तो आता ही है ऑब्वियसली इसमें, एक जो टाइमलाइन डिले है वो तो आ ही रहा है यूबीएल को। बट यूबीएल इसकी एक साइलेंट ऑपरेशनल कॉस्ट भी बेयर कर रहा है। 130 बिलियन एज पर यूबीएल फिनटेक, और ये ब्लॉग है और इनकी एक ऑफिशियल रिपोर्ट भी है जो हमने रीड की थी, जो हमारा रिसर्च स्क्रैच पैड है। तो हमने डिटेल रिसर्च जो भी की है वो भी हमने अपने पिच डेक के साथ चिप इन कर दी है कि जो भी हमारे रेफरेंसेस थे। तो यूबीएल 130 बिलियन स्पेंड कर रहा है अपने ऑपरेशनल बजट के ऊपर, जिसमें सारी वेरिफिकेशन एवेल्युएशन ये वाली सारी चीज़ें हो रही हैं। और इतने बजट स्पेंड होने के बाद, इतना बड़ा हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, ये फिर भी जो है जो इशू है वो मैक्सिमम वीक ले रहे हैं माइनर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी जो है कॉस्ट है कस्टमर एंड पे भी। कस्टमर भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है इससे, और यूबीएल भी जो है ब्लीड कर रहा है यहाँ पे। अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन होगी तो कस्टमर लॉस के चांसेस भी हैं। तो अगर हम सिर्फ 0.5% उठाएं 11 मिलियन का, तो 55,000 कस्टमर्स होते हैं। तो यूबीएल अगर सिर्फ ये फ्रैक्शन है वैसे जो ट्रस्ट पायलट पे रिव्यूज़ आए हैं तो 82% ऑफ पीपल जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो रेकमेंड नहीं करते। 82% लोगों ने 1 स्टार रेटिंग दी है। जो यूबीएल की फोरम्स है उनसे हट के अगर हम जाएं रेडिट पे, ट्रस्ट पायलट पे, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो बाकायदा यूबीएल को रेकमेंड नहीं किया जा रहा। सिंगल 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग इस तरीके से यूबीएल को मिल रही है। तो यूबीएल एक तरफ इतना जो कॉस्ट बेयर कर रहा है 130 बिलियन की, और उसके बाद जो इनका आर्किटेक्चर है वहाँ पे तो कॉस्ट बेयर कर ही रहा है। उसके अलावा कस्टमर लूज करने का रिस्क भी है उसके पास। तो अगर सिर्फ 1% कस्टमर चला जाए तो 11 मिलियन का 1% ऑलमोस्ट 1,10,000 के करीब बना। तो 1,10,000 कस्टमर इनको छोड़ के जा सकते हैं। तो एक तो पर ईयर इनके पास ये वाला अमाउंट है जो ये दे ही रहे हैं ऑपरेशनल कॉस्ट की मद में, और प्लस अगर कस्टमर लूज कर दें तो वो एक अलग इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। फिर इस 130 बिलियन के अंदर ऑपरेशन कॉस्ट तो है, बट ऑब्वियसली जब इतनी सारी कंप्लेंट्स लॉन्च होती हैं, जैसा मैंने बताया कि 82% नेगेटिव रेटिंग है। तो 82% पे अगर हम एक बिल्कुल फ्रैक्शनल फिगर ले लेते हैं कि 12% या 10% लोग कंप्लेंट लॉन्च कराते हैं किसी भी इशू को लेकर। तो अगर आप 10% लगा लें उसका 11 मिलियन का, तो वो एक बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है। तो अगर इतनी कंप्लेंट्स लॉन्च होती हैं यूबीएल के ऊपर, तो उसका स्टाफ जो है वो भी ओवर ऑक्यूपाई हो जाता है। उसकी वजह से यूबीएल को स्टाफ भी हायर करना पड़ जाता है। तो अगर हम 2024 से देखें तो 32% रेज किया है यूबीएल ने, नई हायरिंग की है। और जो इनका नया बजट आया है स्टाफ के ऊपर जो इन्होंने स्पेंड किया लास्ट ईयर 2025 में, ऑलमोस्ट 50 बिलियन रुपीज़ है।
तो ये 50 बिलियन रुपीज़ भी लगा रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इनोवेशन भी कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने ये आइडेंटिफाई की है कि यूजुअली होता है कि जब तक सिस्टम के अंदर चीज़ है तो यूबीएल बहुत एफिशिएंट है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का लेवल आता है तो वहाँ पे मैनुअल फोर्स आती है। ऑपरेशन मैनेजर है, उसको एसओपीज़ नहीं पता, उसे एसओपीज़ ढूंढनी पड़ेगी। कोई भी केस रिजॉल्व करना है, केस स्पेसिफिक कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसे एसओपीज़ फाइंड करनी है, उसे डायरेक्टिव्स देखने हैं, पॉलिसीज़ पढ़नी है और उसे डीबग करना है। बैक ऑफिस को मेल करेगा कि मुझे कॉल लॉग्स दो, अपना बैक ऑफिस आईटी से कम्युनिकेट करेगा कि मुझे लॉग्स प्रोवाइड करोगे, ट्रांजैक्शन फेलियर कहाँ पे आया। ठीक है, तो सिर्फ एक जो सिंपल सा हमें रिवर्सल देना था उस ट्रांजैक्शन को जो कि फेल हुई थी, उसके चक्कर में एक कंप्लेन लॉन्च हुई और वो कंप्लेन जो है मल्टीपल स्टाफ को ऑक्यूपाई कर गई। ठीक, तो अब जो मैनुअल इन्वेस्टिगेशन होगी वो ऑब्वियसली टाइम लेती है, वो 3 डेज 4 डेज 5 डेज, वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर और वीक वो आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक, जबकि सिस्टम को पता है कि फेलियर कहाँ पे हुआ। द इशू इज़ कि यूबीएल का जो सिस्टम है उसे पता है लॉग्स के थ्रू कि एक्चुअल फेलियर क्या है। वो सिस्टम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। जो भी एक्शन टेकर है वहाँ पे, जो भी ह्यूमन है जो कि डिसीजन मेक करेगा, उसको इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा, सिस्टम इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा कि एक्चुअल मसला कहाँ पे आया। तो यहाँ पर यूबीएल कोपायलट का एक हमने कंपेनियन प्रपोज किया है कि जो मल्टी एजेंट टीम होगी, वो बेसिकली लॉग्स और जो सिस्टम की इंटरनल चीज़ें जो चल रही हैं उनके ऊपर नज़र रखेगी। जैसे ही यूज़र कंप्लेन करेगा तो एजेंट्स सारी इन्वेस्टिगेशन सारी रिसर्च करके और एक वेल इन्फॉर्म्ड वेल एविडेंस और साइटेड डिसीजन देंगे ह्यूमन को जो कि डिसीजन मेकर है। फॉर एग्जांपल इसका हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अ, ये जो मल्टी एजेंट टीम है हमारी। तो एजेंट वन क्या करेगा, जैसे ही कंप्लेन हमारी लॉन्च हुई, एजेंट ने क्या किया, उस कस्टमर का केवाईसी किया, उससे रिलेटेड सारा डेटा फैच किया और वो पास ऑन कर दिया एजेंट टू को। याद रहे कि अभी हमने स्टाफ तक कंप्लेन पहुंचाई नहीं। ये जैसे ही कंप्लेन लॉन्च हुई, द मिनट सबमिट बटन क्लिक हुआ या टिकट इशू हुआ, उसी वक्त ये बॉट ट्रिगर हो गया। इस एजेंट ने सारी चीज़ें एक पूरा केस बनाया और केस बना के एजेंट टू को सबमिट किया। एजेंट टू वो है जो ऑन प्रेमिस एजेंट है जिसको इंटरनल सिस्टम लॉग्स अवेलेबल हैं। ये उस केस को क्यूरी करके जो कोर बैंकिंग सिस्टम है जो उसके लॉग्स है वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करेगा कि एक्चुअल टाइमलाइन में हुआ क्या था, ट्रांजैक्शन कहाँ से चली थी और कहाँ पे जाके स्टॉप हुई है। क्यूरी करेगा डेटाबेस में, लॉग्स उठाएगा उस केस से रिलेटेड और पास ऑन कर देगा थर्ड एजेंट को। थर्ड एजेंट के पास अब एविडेंस भी आ गया, केस का फेलियर भी आ गया। अब थर्ड एजेंट क्या करेगा, ये कौन सी पॉलिसीज कौन सी एसओपीज जो कि हमने रैग डिफाइन किया हुआ होगा सिस्टम के अंदर, एजेंट थ्री उस सब के ऊपर क्वेरी करेगा और चेक करेगा कौन सी एसओपीज अप्लाई होंगी इसके ऊपर, कौन से डायरेक्टिव्स होंगे, कौन सी पॉलिसीज फॉलो होंगी, इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। सॉरी, फाइनेंशियल इम्पैक्ट ही, बेसिकली सिर्फ डेटा फैच करेगा नॉलेज बेस से कि डिसीजन कैसे लेना है, एसओपीज क्या होगी, पॉलिसी कौन सी हिट हुई है इससे। ये सारी चीज़ें पास ऑन हो जाएंगी एजेंट फोर को। अब एजेंट फोर के पास यूज़र की एक्चुअल रियल कंप्लेन है, एविडेंसेस हैं कि जो कंप्लेन वो कर रहा है वो रियल है और उसके लॉग्स अवेलेबल हैं सिस्टम के, और इसके पास एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल आई है जो कि कॉन्टेक्स्ट है यूबीएल की इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का। सही। अब ये उस बेसिस पे एक रिकमेंडेशन बनाएगा फॉर द ऑफिसर, इशू क्या हुआ था, मसला कहाँ पे आया, और अब एज पर पॉलिसीज डिसीजन क्या होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें करके उसका मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा, कॉन्फिडेंस कितना है इस एजेंट को, इस इशू के रेजोल्यूशन पे जो भी सोल्यूशन इसने दिया उस पर कॉन्फिडेंस स्कोर भी देगा और ये सबमिट कर देगा ह्यूमन को। तो अगेन अभी क्या होता है कि डायरेक्टली कंप्लेन आती है कस्टमर की ऑफिसर के पास और ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ थर्ड पार्टी एजेंट्स हमारे बैठे हुए हैं जो कि उस चीज़ को इवेलुएट करेंगे और वो फिर ऑफिसर को वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉग्निटिव वर्कलोड हमने अपनी ऑफिशियल्स पे डाला हुआ था वो हमने ले लिया उनसे। तो अब हमारे ऑफिसर्स के ऊपर कॉग्निटिव वर्कलोड भी कम हो गया और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई, क्योंकि जो एनालिटिक टास्क हैं वो सारे हमारे एजेंट्स ने और मशीन लर्निंग बॉट्स जो पीछे लगे हुए होंगे एनालिसिस कर रहे होंगे, उन सब ने सारा कॉग्निटिव लोड ले लिया। वो फास्टर भी होंगे, वो क्विकर भी होंगे और वो एक्यूरेट भी होंगे एज कम्पेयर टू ह्यूमन। और प्लस वो हर कंप्लेन को इक्वली ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अब अगर किसी के रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे हैं ऑपरेशन मैनेजर से या बैंक के किसी ऑपरेशनल स्टाफ से, तो उसका केस बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, जबकि जिसका रिलेशन नहीं है तो वहाँ पे
उसको जो है थोड़ा डिले का सामना करना पड़ता है। बट एजेंट्स ये डिस्क्रिमिनेशन दूर कर देंगे और वो सब हर एप्लीकेशन को, हर क्यूरी को, हर टिकट को इक्वल एंड क्या बोलेंगे, इक्वल अटेंशन देंगे वहाँ पर। अब जैसे ही ह्यूमन के पास आया एक सजेशन, तो अब ह्यूमन के पास डायरेक्शन है कि उसे डिसीजन क्या लेना है, एक्चुअल इशू क्या है। अब यहाँ पे जो बैक चैनल कम्युनिकेशन चलती थी, एक ईमेल ट्रेल्स चलती थी कि बैक बैक ऑफिस से पूछ रहा है, वो रीजन से पूछ रहा है, वो आईटी टीम से पूछ रहे हैं, तो वो वाली जो एक टाइम यूटिलाइज होता था ऑपरेशन के अंदर, वो हमने मिनिमाइज कर दिया। अब डायरेक्टली जिसको कंप्लेन जिसके पास आई है वो डायरेक्ट डिसीजन ले सकता है। अब डिसीजन लेने के बाद एक बड़ा चैलेंज आता है कम्युनिकेट करना कस्टमर को। अब या तो कस्टमर कॉल्स होती हैं, या तो ईमेल्स की जाती हैं, या तो अपना लेटर्स लिखे जाते हैं कि लेट से किसी कस्टमर का एड्रेस अपडेट नहीं है, तो अब ऑपरेशन मैनेजर को अगर 10 कस्टमर्स के एड्रेस अपडेटेड नहीं है, तो उसे 10 लेटर्स लिख के डिस्पैच करने पड़ेंगे। यहाँ पे वो ये टास्क असाइन कर देगा। जैसे ही यहाँ पे डिसीजन लेगा, तो इस ये जो डिसीजन यहाँ पे लिया गया, एजेंट 4 वो जो ह्यूमन का डिसीजन है वो कम्युनिकेट करेगा एजेंट 5 को। और एजेंट 5 जो भी कम्युनिकेशन चैनल हमने प्रोवाइड किए हुए होंगे यूबीएल के, उन सारे कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ करके ड्राफ्ट करेगा और इन्फॉर्म कर देगा चीज़। तो हमने जो कि रिपीटेटिव नेचर के काम थे, और जो जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा लगती थी, जहाँ पे कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन की डिपेंडेंसी आती थी, वो हमने रिड्यूस कर दी मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन करके। अब ऑब्वियसली ये सारे एजेंट कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे होंगे, तो हमने इसके लॉग्स भी जनरेट करवाए। तो जिस तरीके से आईटी ऑडिट होता है, उस तरीके से मंथ एंड में जो भी ऑडिट टाइमलाइंस है बैंक की, तो एजेंट 6 जो है वो हर एजेंट की परफॉर्मेंस चेक करेगा कि कोई एजेंट ज़्यादा टोकन कंज्यूम कर रहा है, कोई एजेंट कम टोकन कंज्यूम कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस बेनिफिट्स हैं, क्या कॉस्ट बेनिफिट्स हैं। वो सारा एजेंट 6 जो है एक ऑडिट अश्योरेंस रिपोर्ट बनाएगा, जो आईटी टीम को सबमिट होगी। ऑब्वियसली ये 6 मंथ का पायलट प्रोजेक्ट होगा, तो हमें ये भी देखना है कि एजेंट्स कितनी कंप्यूटेशन पावर यूज़ कर रहे हैं और कितना ये वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें एक ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। तो एजेंट 6 इन सारे एजेंट्स को एनालाइज भी कर रहा होगा कि ये जो एजेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी कंप्यूटेशनल पावर ले रहे हैं, और वो वाली जो ऑडिट की ट्रेल्स हैं कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किस तरीके से डील हो रही है, एजेंट्स किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ एजेंट 6 देखेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी जो यूबीएल की स्केलिंग स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आज मेरे पास 11 मिलियन कस्टमर आए हैं, तो मैंने 10,000 और हायर कर दिए। मतलब 2025 में इनके कस्टमर्स बढ़े, इनका रेवेन्यू बढ़ा, तो इन्होंने ह्यूमन पावर भी बढ़ा दी। अब आगे चल के इनको अगर 2 मिलियन कस्टमर और ऐड हो गए, तो फिर ये दोबारा हायरिंग करेंगे। तो हायरिंग के साथ साथ बैंक जो है अपनी लाइबिलिटी भी इंक्रीज करता जा रहा है, जो कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है। अभी सिर्फ 2025 का हमने रिजल्ट देखे कि 50 बिलियन तक जो है कॉस्ट चली गई है इनके स्टाफ की, और आगे ये और बढ़ती जाएगी। तो यूबीएल जो है अपना ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ाता चला जा रहा है, और अल्टीमेटली यूज़र भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे। ये वाले जो आर्किटेक्चर है, इसमें यूज़र की जो नॉन क्रिटिकल या माइनर इश्यूज हैं या कंप्लेंट्स हैं, वो विद इन अ डे जो है रिजॉल्व हो सकती हैं। यहाँ पे लेट से एक ट्रांजैक्शन फेलियर हुई, तो यहाँ पर एजेंट 4 जो है वो कम्युनिकेट कर देगा कि आपको रिवर्सल डालनी है, ठीक है। जबकि यूजुअल केसेस के अंदर क्या हो रहा है, अच्छा, इसका मैंने एक डिटेल आर्किटेक्चर भी बनाया है, वो यहाँ पर है। बेसिकली ये डिटेल आर्किटेक्चर भी मेरे पिच डेक के साथ है। तो यहाँ पे भी हम व्यू कर सकते हैं किस तरीके से एक्शन लिए जाने हैं, और किस तरीके से एजेंट्स आपस में कम्युनिकेट। ये थोड़ा डिटेल्ड है, ये मैंने थोड़ा सा फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बनाई है इसकी अ, यहाँ पर। अब यहाँ पर आप अगर फ्लो देखें, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद एक वेल डिफाइंड डिसीजन मिल रहा है स्टाफ को। अब जो इसका वर्क फ्लो है वो क्या है, यहाँ पर एक केस है जो हमारा ये डेमो है बेसिकली। इसका भी लिंक मैंने रीडमी में अपडेट कर दिया है। जो हमारी ये कोड फाइल है, इसकी रीडमी में ये रहा इसका कोपायलट का लिंक। तो इसमें अब क्या है, एक अकाउंट ओपनिंग की क्यूरी है। यूज़र ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, एजेंट्स ने वेरीफाई किए डॉक्यूमेंट, बैकएंड क्यूरीज की, नादरा से वेरिफिकेशन की, सारा काम करके अब एजेंट को इसमें मीडियम रिस्क नज़र आया। तो एजेंट ने यहाँ पे क्या किया, बता दिया कि क्या क्या चीज़ें रिजॉल्व हैं, जिस चीज़ में मसला है
वो यहाँ पे एजेंट ने आइडेंटिफाई कर दी। तो अब अगर एक मैं अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर हूँ, अगर ये वैल्यूएशन मुझे करनी होती, मैं सारे डॉक्यूमेंट देखता, सारी चीज़ें खुद से देखता। मैं अभी भी देख तो सकता हूँ, बट यहाँ पर मुझे एक असिस्टेड वर्क फ्लो मिल गया कि मुझे एक हिंट मिल गई कि मुझे कहाँ पे अटेंशन ज़्यादा देनी है। तो एजेंट ने कहा एक्सपेक्टेड एक्टिविटी इनकंसिस्टेंट विद द डॉक्यूमेंटेड इनकम। हुआ ये कि कस्टमर ने जितनी अपनी सैलरी स्लिप अपलोड की है, उस पे अमाउंट जो लिखा हुआ है वो उसकी मंथली इनकम से ज़्यादा है। जो उनका ड्यू डिलिजेंस इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं 10 मिलियन निकालूंगी पर मंथ, जबकि उनकी सैलरी इतनी है ही नहीं। तो यहाँ पर उसने एक अलर्ट रेस कर दी कि एक्सपेक्टेड एक्टिविटी इनकंसिस्टेंट विद द डॉक्यूमेंटेड इनकम। अब उसने आगे एक तो इशू बताया, और इशू के बाद उसने आगे जो स्टेप लेना चाहिए, जो रिकमेंडेशन है एजेंट की, वो भी दे दी कि रिव्यू एविडेंस एंड कंफर्म सोर्स ऑफ फंड रैशनल, कि ये जो है आप जाके ज़रा दोबारा डॉक्यूमेंट चेक कर लो इसका। और साथ ही उसने, अगेन ये डमी है, बट यहाँ पर जो भी साइटेड पॉलिसी होगी या एसओपी होगी वो यहाँ पे लिंक कर देगा, उसे साइट कर देगा। तो अगर यूज़र चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके वो पॉलिसी की तरफ भी रीडायरेक्ट हो सकता है, वो देख सकता है कि एक्चुअल इशू क्या था। अगेन यहाँ पर स्टाफ को ना एसओपीज ढूंढनी पड़ी, ठीक है, ना उसे इशू आइडेंटिफाई करना पड़ा, उसे खाली डिसीजन लेना है। तो जो एनालिटिकल वर्क है वो एक्यूरेटली कंडक्ट किया हमारी एजेंट्स की टीम ने, और डिसीजन लेवल पे लाके यहाँ पर छोड़ दिया। अब डिसीजन में क्या हुआ, अगर ऑफिसर चाहता है कि मैं डॉक्यूमेंट देखूं कि इसने एग्जैक्टली नाम एक्सट्रैक्ट किया है नहीं, तो यहाँ पर ओरिजिनल CNIC होगा, और यहाँ पर जो एक्सट्रैक्टेड नेम है वो आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये वो देखना चाहता है ऑफिसर के बॉट्स ने प्रॉपर वेरिफिकेशन की है या नहीं, तो बॉट्स ने सारी वेरिफिकेशन की, और जो भी स्टेटसेस होंगे वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद रिस्क प्रोफाइल जो बॉट ने बनाया होगा वो यहाँ पे देख सकता है ऑफिसर। ये सारे काम जो कि एक ऑफिसर को करने चाहिए थे, वो एक एजेंट ने कर दिए एफिशिएंटली। ऑब्वियसली जहाँ पे हमारे 10 वो आ रहे थे, एप्लीकेशंस आ रही थी, वो एक ही बंदे को देखनी थी, तो उसमें टाइम चला जाता। यहाँ पर एजेंट ने क्विकली उन सबको किया, और जो ह्यूमन है वो खाली सुपरविजन करेगा, हार्डनेस करेगा एजेंट्स को, ह्यूमन इन द लूप वाले कॉन्सेप्ट को लेकर। वो चाहे तो ऑडिट भी कर सकता है कि एजेंट और कस्टमर के बीच में बात क्या हुई, क्या डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हुए, कौन सी पॉलिसी के तहत एक्सचेंज हुए। यहाँ पर पॉलिसी के रेफरेंस भी आ रहे हैं कि अगर एजेंट ने कुछ मांगा तो किसके रेफरेंस से मांगा, अगर यूज़र ने कुछ बताया तो किस रेफरेंस से बताया। तो ट्रेसेबिलिटी का भी एक एंगल हमने ऑफिसर को यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो ऑब्वियसली जो काम 5 बंदे मिलके कर रहे थे, या 5 डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करके कर रहे थे, वो काम एजेंट्स की मदद से हमने स्मूथ कर दिए, एक पाइपलाइन बना दी। और अब वो जो बैक एंड फोर्थ चलती थी ईमेल पे कि इस डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन ले रहे हैं, वो टाइम हमने रिड्यूस कर दिया। तो ऑब्वियसली जहाँ 7 दिन लग रहे थे एक एप्लीकेशन को सॉल्व करने में, वहाँ एजेंट्स की हेल्प से हम 2 या 3 दिन के ऊपर लेकर आ सकते हैं। अगेन फाइनल जो भी वर्डिक्ट होगा वो होगा ह्यूमन का। हम एजेंट को अथॉरिटी नहीं दे रहे कि कोई वो डिसीजन ले, वो हाँ रिकमेंडेशन ज़रूर दे सकता है, बट डिसीजन अल्टीमेटली पूरी इवैल्यूएशन के बाद ह्यूमन ही देगा। तो यहाँ पर वो अप्रूव करना चाहे तो वो एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा, और अपना डिसीजन जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देगा। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई। अच्छा, ये सिर्फ एक हमने अकाउंट ओपनिंग का फ्लो लिया था, क्योंकि यही एक फ्लो था जो हम लोगों को एज अ कस्टमर पता था, जो हमारी इंटरेक्शन बैंक से रहती है कि हमने अकाउंट खुलवाया। बाकी वैल्यूएशन इनकी कैसे होती है वो ऑब्वियसली जब हम यूबीएल की टीम के साथ कोलैबोरेट करेंगे इंशाल्लाह, तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लोज के किस तरीके से होंगे। बट इन अ नटशेल व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि ऑफिसर्स के लिए एक को पायलट होना चाहिए जो कि कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो यूबीएल के डेटा सेट्स के ऊपर, और जो एफिशिएंटली डिसीजन लेने में मदद करे एक ऑफिसर की जो कि क्लूलेस है अपनी ब्रांच के अंदर बैठा हुआ। थैंक यू।